हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरे लेक्चर में दर्पण पर अध्ययन करेंगे। दर्पण क्या है? दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर वह चिकना एवं पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश की दिशा निश्चित होती है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? तो एक और पालिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये ध्यान देने की बात है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद गोलीय दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे देखिए, हम गोलीय दर्पण, एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं, जैसा कि प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए जो अंदर से खोखली हो, और उसको एक भाग से काट दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार ये हमारा ये हिस्सा कट के अलग हो गया। तो यह जो पार्ट है, ये खोखला गोला का ये जो हिस्सा है AB, यह हमारा गोलीय दर्पण के लिए। अब इस पर हम किसी भी एक तरफ या इस तरफ या दबे हुए भाग की तरफ अगर पालिश कर दें तो इस प्रकार से बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इस गोलीय दर्पण पर की गई पालिश के द्वारा ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्राप्त करते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश किया जाता है तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार और देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से होता है जबकि उभरे हुए भाग पर पालिश किया गया होता है, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश हो तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है।
अवतल दर्पण। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स। इसका ठीक अपोजिट होता है। क्या? कि जब गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पालिश लगा हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश आपतित टकरा करके परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दिए गए चित्र में पॉइंट P जो रेड कलर से लिखा हुआ है, यही इस दर्पण M1 M2 का ध्रुव है। इसके बाद वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जो केंद्र इस खोखले गोले का है, वही केंद्र इस गोलीय दर्पण के लिए भी होता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें सीपी डिस्टेंस जो है, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ सीपी रेखा जो है, यही हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसे हमें याद करना है, और इसको समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं।
यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण खींचा। ये अवतल दर्पण इस खोखले गोले का भाग है। इसके केंद्र को इस अवतल दर्पण का केंद्र कहते हैं, C से डिनोट करते हैं। और इसका जो दर्पण M1 और M2 है, इसके ठीक मध्य बिंदु को हम इस अवतल दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। C से P को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं तथा C से P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। CP दूरी बराबर R। उत्तल दर्पण M1' और M2' का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। इसमें चूंकि यह इसका केंद्र दर्पण के दाहिने तरफ होता है तो ये दर्पण का केंद्र C। अब हमने पढ़ा इसको, अब मुख्य अक्ष की बात करते हैं। CP हमारा मुख्य अक्ष है। जब आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है यही वह बिंदु मुख्य फोकस F कहलाता है। ध्यान देंगे, तीर का निशान जरूर लगाएंगे। ये F कहते हैं और इसे स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल f से लिखेंगे और फोकस बिंदु को हमेशा कैपिटल F से लिखेंगे। ठीक इसी तरह से इसमें उत्तल दर्पण के लिए जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में, यहाँ हमने दो दर्पण लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती है जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F और कैपिटल P के बीच अर्थात फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही हमारा FP फोकस दूरी है और ये CP वक्रता त्रिज्या है। उत्तल दर्पण में भी यही चीज है, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाएं, दर्पण के पीछे बढ़ाएं तो ये पाते हैं कि एक बिंदु F से होकर आ रही है। तो आपने डिफिनीशन में मुख्य फोकस के परिभाषा में ये लिखा है कि परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के बिंदु पर मिलती हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए परावर्तन एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी P F इक्वल टू स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या C और P इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, क्या कि वक्रता त्रिज्या
आर इक्वल टू 2 गुणे फोकस दूरी, अर्थात आर इक्वल टू 2f।